जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक बैंकिंग कि बैंक किस तरह से काम कर रहा होता है। एक टर्म हमने शायद पढ़ी हुई है, जानते हैं कि बैंक एक काम करता है, इसे बोलते हैं एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपके लिए एज अ कस्टमर आपका एसेट होता है, मतलब जो पैसे बैंक इकट्ठे करता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स ऑफ इनकम। तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे कोई डिपॉज़िट कलेक्ट किया और उस डिपॉज़िट को कलेक्ट किया ना, तो वो बैंक के लिए इट इज़ ऑफ नो यूज़ एक्सेप्ट यू नो लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट प्रिंसिपल। जब तक वो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा बैंक के लिए वो फ्रूटफुल नहीं होगा। बैंक क्या करता है कि बैंक उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ रेवेन्यू जनरेटिंग लायबिलिटी, सॉरी एसेट। जैसे मैं कहती हूँ कि किसी को लोन दे दिया, किसी बैंक को कोई लोन दे दिया, किसी इंडिविजुअल को दिया या किसी भी कॉरपोरेशन को दिया, तो वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसकी मदद से बैंक अपनी इनकम जनरेट कर सकता है, राइट। उसके लिए अब होता क्या है, हम लोग इसको बैलेंस शीट पे स्टडी करते हैं कि कैसे काम करता है। लेट से एक इंडिविजुअल ने, किसी कस्टमर ने बैंक में अकाउंट खुलवाया। जब वो अकाउंट खुलवाते हैं वो कस्टमर, तो बैंक के चेकेबल डिपॉजिट जो कि लायबिलिटी होती है वो लेट से $100 से इंक्रीज़ हो गए, बढ़ गई है ना लायबिलिटी। मीनवाइल वो जो $100 है वो बैंक के पास पड़ा हुआ है, अभी चूँकि सिर्फ अकाउंट खुला है, अभी कहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो क्या होगा कि वो ब्रांच में पड़ा, उसे वॉल्ट कहते हैं। वॉल्ट से मिला है कि जो रिजर्व एक्स्ट्रा ब्रांच के अंदर पड़ा होता है वो वॉल्ट कैश है, क्योंकि वो आप ब्रांच में पड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा है वो जाता है इनटू रिज़र्व। तो वो नेक्स्ट में दिखाता है आपको कि चेकेबल डिपॉजिट यही वाला है, मतलब इसी की सेकंड स्टेज कह लो कि वो कहाँ चला गया है, रिजर्व्स में, दैट इज़ $100 की अगेंस्ट। अब लेट से एग्जांपल वो दे रहा है कि जी अब आपने इसी जहाँ से अकाउंट खुलवाया है ना, इसी बैंक में अकाउंट नहीं खुल, मतलब किसी और तरीके से अकाउंट खुलवाया। ये तो कैश दिया था, यहाँ पर ये हुआ है। अगर आप कैश नहीं देते हो, आप ये समझो कि आपने चेक दे दिया किसी और किसी और ब्रांच किसी और अकाउंट का, तो बैंक क्या करेगा, बैंक पहले उस चेक को क्लियर करवाएगा। जो हमने बात पढ़ी थी ना अभी पहले, कैश आइटम्स इन प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, पहले वो क्लियर करवाएगा। अगर वो सेम मतलब वो डिफरेंट ब्रांच है, डिफरेंट सिटी है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम जानते हैं क्लियरिंग हाउस के बारे में कि अगर इस तरह से करना पड़े तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो क्या होता है कि आप सिर्फ सेंट्रल बैंक से कहते हो कि जी ये चेक है, देना है। सेंट्रल बैंक दोनों बैंक से, एक से डेबिट करता है, एक से क्रेडिट करता है, आपको सेम डे पर क्लियरिंग हो जाती है समहाउ। लेकिन बाज़ का देर भी हो सकती है अगर सिटीज़ डिफरेंट हो। बैंक खुद भी कर सकता है और बैंक सेंट्रल बैंक की क्लियरिंग हाउस के थ्रू भी काम करवा सकता है। अच्छा, ये बता दिया मैंने कि अगर लेट से आपने अकाउंट के ज़रिए, सॉरी चेक के ज़रिए अकाउंट खुलवाया था, अकाउंट ना भी खुलवाना हो, लेट से आप अकाउंट यहाँ में खुल चुका था, अब आपने कोई चेक दिया, तो आपका यहाँ पे सरप्लस जो है ना एडिशन हो जाएगा। मतलब ये तो ऑलरेडी था 100, और 100 और आ गया है इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, कैश आइटम्स इन प्रोसेस ऑफ कलेक्शन। ये तो उसने यहाँ पर सिर्फ ये बताया हुआ है ना कि एक तरीका ये है कि कैश आया है, दूसरा तरीका ये है कि आपने अकाउंट खुलवाया थ्रू अ चेक ऑफ एन अदर बैंक, राइट। अब क्या हुआ, अब ये दो बैंक थे ना, मतलब यहाँ पर आपने जब चेक दिया होगा तो क्लियरेंस हुई होगी, ये इस बैंक में पैसा आना है, तो किसी बैंक से जाना होगा ना। तो जी जहाँ पे पैसा आना है वो है फर्स्ट नेशनल बैंक, जहाँ से जाना है वो है सेकंड नेशनल बैंक। फर्स्ट नेशनल बैंक में क्या होगा कि आपके एसेट्स बढ़ गए, वही रिजर्व्स हो गए 100 से, और चेकेबल डिपॉजिट्स 100 प्लस साइन है। जिस बैंक से क्लियरेंस होनी थी, जहाँ से पैसा जाना था, वहाँ पर क्या हुआ, रिजर्व्स कम हुए, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। साथ ही साथ चेकेबल डिपॉजिट्स जो यहाँ पर प्लस हो रहे थे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस। वो भी कम हो गए, लाइबिलिटी भी कम हो गई और एसेट्स भी कम हो गए। तो वी कैन से व्हाट, मैं यहाँ से ही पढ़ रही हूँ, व्हेन अ बैंक रिसीव्स एडिशनल डिपॉजिट्स इट गेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, व्हेन इट लूजेस डिपॉजिट्स इट लूजेस एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। जब आपने कोई डिपॉजिट कलेक्ट किया तो उतने ही अमाउंट क्या मिले आपको, रिजर्व। आपने कोई डिपॉजिट पे ऑफ कर दिया तो आपके रिजर्व्स भी उतने ही कम हो गए। ये यहाँ तक की स्टोरी ये है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाती हूँ, तो हम जानते हैं कि हम सब के सब जो भी डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं वो हम रिजर्व्स में नहीं रखते, बल्कि वी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स ऑफ सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक की रिज़र्व रिक्वायरमेंट रेशो के मुताबिक ही हम पैसे रख रहे होते हैं रिजर्व्स के अंदर।
तो लेट से अगर वो रिज़र्व रिक्वायरमेंट 10% है तो हम ये $100 नहीं रखेंगे, हम सिर्फ इसका 10% यानी कि $10 रखेंगे इन रिज़र्व्स, और $90 जो है वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फर्दर काम के लिए। तो अब क्या होगा, चेकेबल डिपॉजिट्स वही है, 100 है, रिक्वायर्ड रिज़र्व क्या है, $10 है। अब ये एक्सेस रिज़र्व्स हैं, मतलब अभी भी रिज़र्व्स ही हैं लेकिन ये एक्सेस है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ $90। अब अगर बैंक कहाँ पे काम रोक दे फॉर एग्जांपल, तो बैंक के लिए क्या है, बैंक को तो नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है, आपने डिपॉजिट कलेक्ट किया, आपकी एक पूरी टीम होगी जो ये एफर्ट कर रही है, मार्केटिंग वगैरह काम कर रही है और वो एफर्ट्स कर रहे हैं, सर्विसिंग दे रहे हैं, फिर आपने इसमें इंटरेस्ट भी पे करना है। तो जब तक ये 90 जो है ना, जो एक्सेस रिजर्व, जब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, चैनलाइज नहीं होगा, हमने बात शुरू यहाँ पर की है एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा इनटू अ रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम, तब तक ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये आपको लॉस क्रिएट कर रहा है। तो what the bank has to do is the bank has to convert it into the an asset that can that can yield revenue to the bank. So जब बैंक इसको कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, चेकेबल डिपॉजिट्स वही हैं $100 के, रिक्वायर्ड रिजर्व्स $10 जो कि आपने सेंट्रल बैंक में रखवाना होता है वो भी वही रहेगा, लेकिन जो बाकी $90 जो पहले हमने रखा हुआ था ना एक्सेस रिजर्व्स में, अब हम उसको एक्सेस रिजर्व से निकाल के कहाँ डाल रहे हैं, लोन्स में। इट कैन बी लोन्स, इट कैन बी सिक्योरिटीज़, इट कैन बी डिपॉजिट्स इन एंड अदर बैंक्स, राइट। जितने भी आपके एसेट्स हैं आप इसमें से किसी भी जगह पर अपना जो भी रिज़र्व है ना, एक्स्ट्रा एक्सेस, उसको आप वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसमें। और अब ये लोन है 90 का, यहाँ से क्या मिलेगा बैंक को यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और डेफिनेटली जो इंटरेस्ट है वो बैंक की इनकम है। तो बैंक का काम ही जाएगा, उसने एक जगह पर पैसे देने हैं इंटरेस्ट की मद में और एक जगह से लेने हैं, जहाँ देने हैं वहाँ पे कम देने हैं, जहाँ पे लेने हैं वहाँ से ज़्यादा लेने हैं, ताकि वो अपनी इनकम बना सके। So this is how the banking procedures that we need to know कि किस तरह से बैंक पहले फंड्स क्रिएट करता है और फिर उन फंड से क्या बनते हैं, रिजर्व्स बनते हैं। उन्हीं रिजर्व का कुछ पार्ट होता है जो रिक्वायर्ड रिजर्व हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, और कुछ पार्ट होता है एक्सेस रिजर्व्स कि बैंक अगर चाहे तो अपना एक्स्ट्रा पैसा एज एन एक्सेसिव रिजर्व भी रखवा सकता है सेंट्रल बैंक के पास। लेकिन अगर बैंक को ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए है तो फिर बैंक उसको कन्वर्ट करता है इनटू एन एसेट दैट कैन यील्ड मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ दैट लाइबिलिटी, राइट। तो दिस इज़ हाउ the basic banking procedures are being taken place, right?